प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए किसी भी परीक्षा को उसका सिलेबस पूर्ण करना आवश्यक है, छोड़ के उन एग्ज़ाम्स को जिनमें आप लास्ट में कुछ गाइड बुक्स पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। हमारे देश में ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि IAS भी ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। एनीवे, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक शक्तिशाली एस्पिरेंट कैसे बने, इसका एक भाग है ये। हाउ टू बिकम ए पावरफुल एस्पिरेंट। एक शक्तिशाली एस्पिरेंट जो पहली बार में ही निकल जाता है। ये पहली बार शब्द भी बहुत अजीब है। पहली बार का मतलब ये नहीं कि बिना तैयारी किए आपने एग्ज़ाम दिया और पहली बार में निकल गए। आपकी तैयारी चाहे 3 साल में हो, तब आप परीक्षा दीजिए तो पहली बार में निकले कहलाएंगे। और यदि हर बार एग्ज़ाम देंगे तो आप हर बार फेल होंगे, मॉरल डाउन होगा, समय नष्ट होगा और तीसरी या चौथी बार भी नहीं निकल पाएंगे। ये सूत्र अगर आप एक सफल अभ्यर्थी का अगर आप अपना लें जीवन में तो शायद आप सफल हो जाएं। नहीं अपनाएंगे तो ऊपर वाला मालिक है ही है। कोई परीक्षा बिना तैयारी के नहीं दी जाती है, देखने के लिए नहीं दी जाती है। कई लोग बड़े कैजुअली कहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने कोई परीक्षा दी तो कहते हैं हाँ वो एक बार दी थी, वो तो बस देखने के लिए दी थी, दूसरी बार प्री में रह गए। अरे तो भाई पहली बार किस में रहे थे? लोअर केजी में रह गए थे, अपर केजी में रह गए थे। ये देखने के लिए देना ये बेकार की बात है। आप बुक सेलर की दुकान पे जाइए या बिल्कुल पैसे मत खर्च करिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, एग्ज़ाम्स के कॉलम में जाइए, टैब पर, और एग्ज़ाम्स में बैक ईयर पेपर में जाइए, थोड़ा सर्च करिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के दोनों पेपर डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट एग्ज़ाम के, और उनको पढ़ डालिए। तसल्ली से एकांत में बैठ के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया। देखने के लिए चांस गंवाना, या उसकी कम से कम 2 महीने आप उसकी तैयारी में जूझते हैं, 2 ही महीने। नॉन सीरियस स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना तैयारी करते हैं और परिणाम वही होता है कि पास तो होते नहीं हैं। तो ये जो देखने के लिए एग्ज़ाम देना है, ये सबसे घातक है। तैयारी करिए, पूरी सिलेबस तैयार करिए, 2 साल लगें, 3 साल लगें, एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइए। तो पहली बार में जो एस्पिरेंट पास होता है और अच्छा पद पाता है, उसका राज सिर्फ एक ही है कि उसके पास वोकेबुलरी बहुत अच्छी होती है। और वोकेबुलरी का मतलब केवल अंग्रेजी की वोकेबुलरी, हिंदी की वोकेबुलरी नहीं है। यानी जो शब्दावली है, शब्द संपदा है, वो सिर्फ लैंग्वेज की नहीं, इतिहास की शब्दावली अलग होती है, भूगोल की अलग होती है, और संविधान की अलग होती है, कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। इसी तरह से अर्थशास्त्र की भी अलग होती है। तो छांट छांट के इन सब विषयों की शब्दावली नोट कीजिए। मार्केट में डिक्शनरीज भी मिलती हैं। डिक्शनरी याद नहीं करना है, लेकिन जब कोई शब्द समझ में ना आए तो डिक्शनरी से देखिए। मैं भूल ही जाता हूँ कि आजकल तो ये डिक्शनरीज फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पर। डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ दिस एंड दैट, सब अवेलेबल हैं। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, अर्थशास्त्र की अंग्रेज़ी में जो शब्दावलियाँ हैं आराम से आपको मिल जाती हैं। द हिंदू में से 5 कठिन शब्द रोज़ाना नोट करिए, 1-2 महीने तक नोट करते रहिए, फिर उनकी मीनिंग निकाल के याद करते रहिए। आप तो महाराजा हो जाएंगे। कठिन से कठिन अंग्रेज़ी कॉम्प्रिहेंशन आप कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन कर लेने वाला ही IAS-PCS में सफल होता है। जो कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता वो नहीं होता। 4 किताबी गैंग ये बात आपको नहीं बताएगा, वही 4 किताबें बताएगा, और उन 4 किताबों में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, निबंध नहीं आता। निबंध 3-3 पेपर्स में आता है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और ऐसे के पेपर में।
और 4 किताबी गैंग थॉट डेवलप करना नहीं बताता। उल्टे ठोंक के मना कर देते हैं लोग कि ये वाली किताब मत पढ़ना। एनीवे आपकी इच्छा है, आप जिसको मानना चाहें माने, जिसको न मानना चाहें न माने, लेकिन बहरहाल सत्य तो यही है कि तैयारी का मतलब है कि आपके पास एक शब्द संपदा बहुत ही विकसित, विस्तृत और उन्नत होनी चाहिए। शब्द आपके एकदम से समझ में आए, बोलते ही बार बार डिक्शनरी आपको ना पलटनी पड़े, नहीं एग्जाम में कैसे करेंगे। हर विषय का एक अपना अलग जार्गन होता है। टेक्निकल शब्दावली को जार्गन कहते हैं। टेक्निकल जार्गन वो होती है। पूरी डिक्शनरीज आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि समाजवाद साम्यवाद में अंतर क्या है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें तो कम से कम पता होने, भले ही आपका विषय पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तब भी आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म, वामपंथ, ये बातें तो मालूम होनी चाहिए ना। ये कौन बताएगा? मैं तो बताता हूँ, अपने क्लासेस में सब बताता हूँ, इवन फ्री चैनल पर भी मैंने खूब बताई हैं। एक अलग से वीडियो था जिसमें पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद सब समझाया गया था। मैं जानता था कि ये चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं समझा के चला था, लेकिन आप लोगों ने उतना मान नहीं दिया वीडियोस को। जो ज्ञान के वीडियोस होते हैं, जो नॉलेज के वीडियोस होते हैं, उनको आप लोग मान नहीं देते हैं, इतनी इज्जत नहीं बख्शते हैं जितनी बख्शनी चाहिए। तो मैं भी निराश हो जाता हूँ कि फिर मैं क्या पढ़ाऊँ, तो पेड क्लास में पढ़ाता हूँ। फिर वहाँ सम्मान पूरा मिलता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं फीस खर्च करके आते हैं, पूरे वीडियोस देखते हैं और ज्ञान भी अर्जित करते हैं और बहुत अच्छे होके निकलते हैं। कब सफल होंगे कब नहीं होंगे ये तो वो जाने, जब मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया। मेरे पास कोई डेटा नहीं हो सकता इस बात का कि कौन कब एग्ज़ाम दे रहा है। कोर्स करके चले जाते हैं, ऐप से अलग हट जाते हैं, संपर्क में बने रहते हैं, लेकिन अगर वो बताएंगे नहीं तो मेरे पास समय नहीं है पूछने का कि बेटा एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया। इतना समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों छात्र हो गए हैं, तो इतने छात्रों को पूछना मैं नहीं कर सकता। स्टाफ कोई है नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ। ये बताना उनका कर्तव्य है कि वो बताएं कि सर मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मेरा ये रोल नंबर है तो मैं रिज़ल्ट देखूं, और जब रिज़ल्ट निकले तो वो बताएं कि सर ये मेरा प्रवेश पत्र था प्रमाण के लिए और ये रिज़ल्ट है, मैं पास हो गया हूँ। इतना वो बताएं। नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जान पाऊँगा। एनीवे, शब्द ज्ञान आपको एक पावर एस्पिरेंट बनाता है। पावर एस्पिरेंट, तो पावर एस्पिरेंट बनिए, पावरफुल तो हो ही जाएंगे। शक्ति अर्जित आपको करनी है। माँ शुभ्रांगिनी शक्ति और विद्या की देवी है। आप विद्या के द्वारा शक्ति अर्जित करें, विद्या से शक्ति अर्जित करें। तो पहली शक्ति आपकी क्या है? वोकेबुलरी की शक्ति है, शब्द ज्ञान की शक्ति है, ये ध्यान रखिए। तो शब्द ज्ञान अर्जित करिए हिंदी और अंग्रेजी का, और उर्दू शब्दों से परहेज मत करिए। मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे उर्दू के शब्द अगर आपको समझ में आ गए तो वो याद हो जाएंगे, नहीं तो नहीं याद होंगे। नहीं तो आपको जो है सदरुल सुदूर का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे। काजी उल कुजात समझ में नहीं आएगा, काजियों का काजी, कुजात काजी का बहुवचन है। सदरुल सुदूर, सुदूर जो है सदर का बहुवचन है, सदर माने चीफ, मुखिया। ऐसे ही फतहुस सलातीन, सुल्तान का बहुवचन है, सलातीन प्लूरल है। फतेह, फतूह, फतेह का बहुवचन यानी विक्ट्रीज ऑफ सुल्तान्स, फतहुस सलातीन। ऐसे अगर मीनिंग्स आपको अरबी फारसी उर्दू की अगर मालूम है, परहेज मत करिए। अभी फ़िलहाल ये देशद्रोह नहीं है, अभी की स्थिति है। इसको पढ़ना कोई देशद्रोह नहीं है, उर्दू को पढ़ना। या उर्दू मतलब आप उर्दू मत सीखिए, मैंने तो सीखी है और 3 बार सीखी है। भूल जाता था, फिर बहुत साल बीत जाते थे, बचपन में सीखी, फिर इसके बाद अलीगढ़ में पोस्टिंग हुई तब सीखी, फिर थोड़ी भूल गई। जब जो है 10-15 साल हो गए तो फिर से एक बार को सीखी थी। कुछ लिखना नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं, पढ़ तो लेता ही था, लेकिन इस सेंस में सीखी कि साहित्य पढ़ सकूँ। ओरिजिनल पढ़ने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं। खैर आप ये मज़े मत लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको रुचि नहीं है भाषाओं में लेकिन अगर है तो उर्दू पहली भाषा होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा जो आपको सीखनी चाहिए। इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज मुझे फ्रेंच के अलावा दूसरी कोई नहीं मिली। 7 भाषाओं में मेरा कमांड है, डिग्री डिप्लोमा है। हाँ, ये बात अलग है
कि चूँकि अब बोलता नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, तो समय के साथ भूलने लगती है। बहुत समय हो गया। 1971 से मैंने भाषाएँ सीखनी शुरू की थी और बहुत सारी भाषाएँ सीखी, टोटल 7 तो बाकायदा डिग्री, डिप्लोमा, और बाकी और जाने कितनी-कितनी सीखी, वो अलग इश्यू है। लेकिन सबसे करीब जो मेरे रही उर्दू और बंगाली रही है। बंगाली सुनता भी खूब हूँ, लिखता भी हूँ और पढ़ता भी खूब रहा हूँ और अभी भी टच में हूँ। तो ये गुरमुखी मैं नहीं सीख पाया, लेकिन पंजाबी कुछ-कुछ समझ में आती है और वाणियाँ, शब्द, कीर्तन सब मेरे ख़्याल से मुझे सबसे अधिक पसंद है। एनीवे, शब्द जितने ही ज़्यादा सीख सकें उतना अच्छा। मैं कभी-कभी अपने छात्रों से पूछ लेता हूँ, मैं एक मराठी ओरिएंटेड सीरियल देख रहा था, हिंदी का ही था लेकिन वो मराठी भाषी लोग थे उसमें, तो मैं अपने मराठी शिष्यों से पूछ लेता हूँ कई बार कि इन सब का मीनिंग क्या है? एक शब्द सुन रहा था तो मुझे उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, गूगल करता तो आ ही जाता, लेकिन कई बार गूगल करने पर उल्टा-पुल्टा आता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने पंजाबी शिष्या से ही पूछा कि बेटा इसका मीनिंग क्या है बताओ? तब उसने बड़ी खुशी से समझाया। जब अपना अध्यापक या अपने माता-पिता अगर बच्चों से कुछ पूछते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। विश्वास जागता है कि हमारे बड़े हम पर विश्वास करते हैं। तो मुझे तुमसे भी पूछने में कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए शब्द ज्ञान जहाँ से मिले। मेरे पिता कहते थे कि वो उनका घर NH2 पे था, नेशनल हाईवे नंबर 2 पर, बकेवर, जो इटावा ज़िले में है। घर बिल्कुल सड़क के किनारे था, तो वो कहते थे कि तमाम अंग्रेज़ निकलते थे तो हम उनसे अंग्रेज़ी के शब्द पूछा करते थे और वो अपने इसीलिए पिताजी का अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन कई बार मैंने देखा कि अंग्रेज़ों जैसा था, ब्रिटिशर्स जैसा। तो मुझे आश्चर्य होता था कि साधारण स्कूल में पढ़े हुए और कन्वेंट वाला प्रोनाउंसिएशन इनका कैसे है। तो उन्होंने कई बार बताया था ये कि अंग्रेज़ों से पूछा करते थे तो उनका जो नेचुरल उच्चारण है वो अंग्रेज़ों जैसा ही हो गया। बसें भर-भर के टूरिस्ट निकलते थे और वहाँ पर बकेवर में एक ढाबा था काफ़ी बड़ा-सा, वहाँ पर टूरिस्ट रुका करते थे। तो पिताजी अपने बचपन में वहाँ पहुँच जाया करते थे और उनसे जो है पूछा करते थे। उन दिनों इतने अधिक टूरिस्ट निकलते भी नहीं थे। हिंदुस्तानी लोग टूरिज़्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। फिर फ़ॉरेनर्स ही आते थे, तो वो कई बार ऐसा होता था जर्मन है, स्पेनिश हैं, तो वो लोग नहीं समझ पाते थे। तो तब पिता को समझ में ये भी आया कि अंग्रेज़ी के अलावा दुनिया में और भी भाषाएँ हैं जो बोली जाती हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है वगैरह-वगैरह। ख़ैर वो उन्होंने नहीं सीखी, लेकिन अंग्रेज़ी चूँकि पढ़ते थे, तो उनसे पूछा करते थे। पूछने में कोई बुराई नहीं। मैं छोटा था, पिता के साथ रेलवे स्टेशन प्रतिदिन जाना, रेलवे स्टेशन से घूमते हुए, नहर की पटरी के किनारे-किनारे होते हुए, खेतों में से होते हुए घर वापस आना, ये प्रतिदिन का नियम था। तो रास्ते भर पढ़ाते थे वो। खेतों में एक जगह उन्होंने मैप बनाया हुआ था, 5 पेड़ थे, उनके नीचे एक जगह थी, मिट्टी से हिंदुस्तान का नक्शा बनाया था, कॉलेज का हिस्सा था वो, हमारे इंटर कॉलेज का। तो हिंदुस्तान का मैप था, फिंगर से उन्होंने खोद के जो है उसमें नदियाँ बनाई थी और पत्तियाँ-वत्तियाँ लगा के जंगल बनाए थे और कंकड़ वगैरह रख कर हिमालय पर्वत बनाया था या और पर्वत बनाए थे। ऐसे करके वो बनाया था, बारिश से वो सुरक्षित रहता था काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। फिर बाद में कॉलेज ने उसे पक्का करवा दिया। इंटर कॉलेज ने, ऐसे भी इंटर कॉलेज ने सीमेंट लगवा के और उन पर पेंट करवा दिया। वो नक्शा मेरे ख्याल से आज भी होगा कॉलेज में। अब वो कॉलेज के अंदर पहुंच गई है ज़मीन, पहले बाहर थी कॉलेज के। तो उससे हम भूगोल पढ़ा करते थे और ऐसे वो लौटते हुए बहुत सारी बातें बताया करते थे। तो रेलवे स्टेशन पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, मालगाड़ी। उसका गार्ड अंग्रेज़ था, मुझे बचपन की बात याद है अभी भी। गार्ड उसका अंग्रेज़ था, तो अंग्रेज़ पूरी तरह नहीं गए थे। मैं तो 1955 की पैदाइश है मेरी, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज़ या एंग्लो इंडियंस रह गए थे। हम लोग तो टॉम एल्टर के अलावा किसी और एंग्लो इंडियन को नहीं जानते, लेकिन मैंने बचपन में बहुत देखे थे। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ वगैरह थे, बहुत थे उस समय हमारे कस्बे में भी, तो एंग्लो इंडियंस थे कई एक। तो गार्ड अंग्रेज़ ही था वो। तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी कर रहा था, मालगाड़ी के डिब्बों पर जो लिखा रहता है, तो वो मैं पूछ रहा था। मुझे अभी तक याद है कि टेयर मैंने पूछा था, टेयर, कि टेयर क्या होता है? पिताजी नहीं बता पाए, तो गार्ड ने टूटी-फूटी हिंदी में समझाया और फिर पिता से कहा कि ये बच्चा बहुत क्यूरियस है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जो उसने कहा इसका मीनिंग ये था
इस बच्चे की जिज्ञासा को आप हमेशा शांत करिए। आपको किताबें कितनी भी पढ़नी पड़े, आप पढ़िए। उसने पूछा पिता से कि आप क्या करते हैं, तो पिता ने बताया कि वो लेक्चरर हैं, तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि आप पढ़िए, लेकिन इस बच्चे की क्यूरियोसिटी को शांत करिए, समझाइए इसे। ये बहुत क्यूरियस है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं उस गार्ड को अभी भी याद करता हूँ, ट्रेन के जो गार्ड होते हैं उनको, तो मैं उनको अभी भी याद करता हूँ कि मेरे भविष्य को तो उसने वहीं देख लिया था। वही भविष्य मैं आपको देना चाहता हूँ बच्चों, कि वोकेबुलरी जिज्ञासा जितनी अधिक से अधिक आपको स्वयं शमन करनी है। मैं तो यूट्यूब पर हूँ ही, इसीलिए मैंने कमेंट्स भी ओपन किए थे, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा क्वालिटी के नहीं थे। शायद इसलिए भी नहीं पूछ पाते हैं बच्चे कि या तो फिर वो 10 ईयर पेपर पूछने लगते हैं, वो मैं बताता नहीं हूँ, उसके लिए तो पेड क्लास होता है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं जानता हूँ पूछना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं पूछे, तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, तो उसके लिए कमेंट्स ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक काम बढ़ जाता है। एक दिन में 4 बार मैं देखता हूँ कि कमेंट्स किसने क्या किए, जवाब दे दूँ, तो मेरा एक काम बढ़ जाता है। तो मैं अपने आप ही वीडियो बना ही रहा हूँ आपके लिए। तो वोकेबुलरी, मैं अपने जीवन को जब पीछे पलट के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वोकेबुलरी का सबसे बड़ा स्थान है मेरी सफलताओं में। और सफलताएं एक नहीं अनेक, हर स्तर पर सफलता, वो आपको अगर पानी है तो शब्द ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जानिए और प्रयोग भी करिए। जानना ही काफ़ी नहीं है। मुझे ध्यान है कि मेरी पोती एकदम छोटी सी थी, बहुत छोटी, मुझे एज याद नहीं है कि भाई बोलना सीखी थी हाल ही हाल, होगी 1.5-2 साल की होगी, जो भी होगी। एक दिन अचानक मैंने कुछ उसको दिया, टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ दी बच्चों को जैसे देते हैं, उसने कहा शुक्रिया बाबा। मैंने कहा शुक्रिया, ये कहाँ सीख गई शुक्रिया, उसने कहा। तो उसने टीवी पे बोलते सुना था, उसका अर्थ भी समझ गई बिना समझाए, और शुक्रिया बोल रही। ऐसे ही मेरा एक छोटा पोता है, वो भी जो है ऐसी बातें करता है, कभी कभी आश्चर्य होता है इतना बड़ा शब्द ज्ञान उसके पास कहाँ से आया। तमाम बच्चे टीवी देख के बिगड़ते हैं, गेम्स देख के बिगड़ते हैं, लेकिन वो उन उन चीज़ों में से भी सार्थक चीज़ें निकाल लेता है और मुझसे प्रयोग करके बताता भी है कई बार। और जो एक कम्युनिकेशनल कर्टसी है, वो उसने इतनी बेहतरीन सीखी है। नो डाउट मेरे बेटे बहू तो सिखाते ही हैं बच्चों को, लेकिन वो टीवी माध्यम से भी ऐसे सीख लेते हैं ये सब बच्चे कि उन कर्टसीज को इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसका प्रयोग करना सीखें। अगर आपने शब्द सीख भी लिया और उसका प्रयोग नहीं किया, तो कोई लाभ नहीं। मैं हिंदी के कठिन शब्द जब मैंने बहुत सारे सीख लिए, 11वीं-12वीं में पढ़ने में मुझे चाव लगा था, तो मैं कविताएँ लिखने लगा कठिन-कठिन, बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ इसलिए कि मैं शब्दों का प्रयोग कर सकूँ। और अपने जो ख़ास दोस्त जो मेरी कविताओं को पसंद करते थे, उनको मैं सुनाता था। मैं चाटता किसी को नहीं था कि जो नहीं पसंद कर रहा उसको सुनाऊँ, वो नहीं सुनाता था। हाँ, ये मुझे अब हँसी आती है कि मेरी कविताएँ महादेवी वर्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं, और उस समय मैं अपने को महादेवी वर्मा से ज़रा-सा भी नीचा कवि नहीं समझता था। मैं सोचता था कि उतना ऊँचा कवि तो मैं हूँ ही। बच्चों को बड़ी-बड़ी गलतफ़हमियाँ होती हैं। मेरे छोटे भाई को गलतफ़हमी थी कि अगर वो किसी को मुक्का मार देगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा। तो उसने एक बार ये बात मेरे ऊपर आज़माई, और कुछ नहीं हुआ, तो उसे लगा कि मुक्के में इतनी दम नहीं है, तो उसने नानी के नाक पे मार दिया। तो नानी बेहोश हो गई, तो बड़ा खुश हो गया। उसे लगा कि वास्तव में जो है मुक्के में बहुत दम है। तो बच्चों को कभी-कभी बहुत सारी फैंटेसीज़ होती हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं। पालिए, बच्चे ही हैं आप अभी, लेकिन ये उम्र आपकी है कि जब करियर में आपको सीरियस हो जाना चाहिए, और गलतफ़हमियाँ ना पाल के आपको रियलिटी के धरातल पर उतरना चाहिए और उतर के तैयारी करना चाहिए। तो इसलिए सीरियसली वोकैब्युलरी तैयार करिए, शब्द ज्ञान बढ़ाइए, वाक्य प्रयोग करिए, बोलचाल में बोलिए, और जो मित्र इस बात का मज़ाक बनाते हो उन्हें फ़ेल होना है, ये जान लीजिए, आप उनसे अलग हो जाएँ। आप लेखन करिए, लेकिन मैं बता चुका हूँ, मैं व्हाट्सएप पर आपके लेखन को चेक नहीं कर सकूँगा। आई एम सॉरी, मैंने अभी एक को ब्लॉक किया। मैं उसे कई बार मना कर चुका हूँ कि मैं व्हाट्सएप पर कुछ भी पसंद नहीं करता। व्हाट्सएप सिर्फ़ जो है एडमिशन के लिए है, फ़ीस की जानकारी के लिए है, क्योंकि उस पर ही इतनी क्वेरीज़ होती हैं कि मैं ये सुविधा आपको निःशुल्क नहीं दे सकता। मेरा अपना एक आजीविका का साधन है,
जो बच्चे पेड क्लास में हैं उनमें से भी सब क्लासों में नहीं, कुछ ही क्लासों में चेक करने की, बताने की सब सुविधाएं हैं। तो इसलिए यदि आप वास्तव में ऑनर करते हैं, इज्जत करते हैं मेरी, तो आपको मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। और याद रखिए कि पर्सनैलिटी बैच और आनंद लाइफ बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं 11-11 हज़ार के जो हैं जो पहले 51-51 सौ के थे, अब उसमें मैटर ऐड कर दिया, कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई हैं और अनलिमिटेड आपको जोड़ा जाता है। तो अगर वो बैच आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप असाइनमेंट करेंगे मेरे दिए हुए, तो ही मैं आपको कोई उत्तर दूंगा, नहीं तो कोई उत्तर आपको नहीं दूंगा। आप अपना इंट्रो नहीं देंगे, अपनी फ़ोटो नहीं भेजेंगे, अपने ऑडियो वीडियो असाइनमेंट्स नहीं भेजेंगे, तो मैं आपको कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, आपकी शंका समाधान नहीं करूंगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभाता उसको फंडामेंटल राइट्स मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ भी आपको वो राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप ड्यूटीज़ नहीं निभाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। पेड क्लासेस में जब आप आते हैं तो आप एक अलग दुनिया में आते हैं और सिलेक्शन की राह पे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।